Good morning, students. Today we are going to study this topic, experimental proof that DNA replication is semi-conservative in nature. This is from the same chapter, molecular basis of inheritance. From the same chapter, molecular basis of inheritance, that is chapter number 6, and the topic is experimental proof. We are going to study about the experiment which was conducted in 1958 by Matthew Michelson and Franklin Stahl in 1958. Now this experiment proved that DNA is semi-conservative in nature. DNA replication is semi-conservative in nature. That was the reason why this experiment was performed. And now let us study about the experiment, how they proved that when DNA replicates, the replication is semi-conservative in nature. Okay, let us now try to see this, how this can be possible. Before that, I am selecting the chalks because here the diagrams have to be drawn. So, okay. Now, let us start with the topic. See, Matthew Michelson and Franklin Stahl, they selected E. coli for the experiment. Escherichia coli is a kind of bacteria you already know, which is very popular in experiments. So they selected this bacteria as such, and they grew this bacteria in a medium containing NH4Cl. Now, NH4Cl medium had N, that is nitrogen, which was not normal nitrogen N14, but it was a nitrogen having a heavy isotope, that is N15 nitrogen. So they grew this E. coli in a NH4Cl containing heavy isotope of nitrogen. Let me tell you, N15 is not radioactive in nature. This is just heavy isotope of nitrogen, not radioactive. So don't be confused regarding this. ओके, तो इन्होंने क्या किया, ई कोलाई को NH4Cl में ग्रो कराया और जिसमें नाइट्रोजन जो था वो हैवी आइसोटोप का था। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो ई कोलाई कॉलोनीज ग्रो कर रहे थे मीडियम में, मीडियम कंटेनिंग NH4Cl, ऑब्वियसली वेयर द N इज हैवी आइसोटोप, जो बैक्टीरिया उसमें ग्रो कर रहे थे वो जो न्यूट्रिएंट्स ड्रॉ करेंगे मीडियम से, तो बट नेचुरल है उसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा मीडियम में वो भी N15 होगा। और नाइट्रोजन आप जानते हो कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ DNA। नाइट्रोजन में जो नाइट्रोजन होता है DNA में, नाइट्रोजन बेसिस में प्रेजेंट होता है। आप जानते हो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, one of the component of the nucleotide present in the DNA is nitrogen. So nitrogen is an important component of DNA also. तो जो भी नाइट्रोजन यहाँ से बैक्टीरिया ड्रॉ करेंगे वो हैवी आइसोटोप का होगा and that will become a part of their DNA also. तो इन्होंने क्या किया, ये जो ई कोलाई ग्रो हो रहा था मीडियम में, उसके सेल्स को पहले ब्रेक डाउन करके उसका DNA एक्सट्रैक्ट किए। तो
So that DNA will be not DNA having a N15 type of nitrogen. तो the DNA was taken out. This is the DNA, and both having N15. Both the strands of the DNA will have N15. हमने इससे पहले आपको बताया था कि डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, दो चेन्स का बना होता है डीएनए, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होता है डीएनए। तो इन दोनों में ही N15 होगा। क्यों? क्योंकि जिस मीडियम में NH इकोलाई ग्रो कर रहा था, उस मीडियम में जो NH4Cl प्रेजेंट था, वो जो N था वो हैवी आइसोटोप का था, और यही वजह है कि जो डीएनए हमने इकोलाई सेल्स से एक्सट्रैक्ट किया है उसमें भी N15 प्रेजेंट होगा, दोनों ही स्ट्रैंड में। तो क्या किया कि पहले इकोलाई को ग्रो कराया, इकोलाई के सेल से फिर डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इन्होंने क्या किया, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीसियम क्लोराइड। डेंसिटी ग्रेडियंट, या इसको ऐसे हम कहते हैं CsCl डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डीएनए लेने के बाद इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया डीएनए को। और डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका है, पहले इकोलाई के जो वॉल है उसको विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स आप उसको ब्रेक डाउन कर लें, फिर प्रोटीएज यूज करें ताकि सारा प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो जाए, आरएनएज यूज करें ताकि सारे आरएनए का ब्रेक डाउन हो जाए, और फिर डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लें। तो जो डीएनए आएगा उसको फिर इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में लिया, और टेस्ट ट्यूब में क्या है, CsCl है, सीसियम क्लोराइड। यहां डीएनए लेने के बाद इसका जो है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया, यानी कि इसका सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया। हम आपको बताएं सीसियम क्लोराइड जो है वो टेस्ट ट्यूब के ऊपर जो इसके पार्टिकल्स हैं वो कंपैरेटिवली दूर दूर हैं। जैसे जैसे सीसियम क्लोराइड का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा किया गया है टेस्ट ट्यूब में, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे सीसियम क्लोराइड की डेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी ऊपर डेंसिटी सीसियम क्लोराइड की कम है और नीचे जाने पर ज़्यादा है। तो अगर इस तरह से सीसियम क्लोराइड टेस्ट ट्यूब में डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपने अपने डीएनए को इसमें इंक्लूड कर दिया और उसके बाद इसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो डीएनए की डेंसिटी जहां मैच करेगी सराउंडिंग सीसियम क्लोराइड की डेंसिटी से, वो वहां आके सेटल हो जाएगा। और आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पे जो डीएनए है उसमें जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो हैवी आइसोटोप है N15, N14 नहीं है, और इसलिए उसकी डेंसिटी कुछ ज़्यादा होगी नॉर्मल डीएनए से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे N15 कंटेनिंग डीएनए है, N14 कंटेनिंग डीएनए नहीं है। तो जब आप इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो बट नेचुरल है कि ये टेस्ट ट्यूब है, ये जो डीएनए प्रेजेंट होंगे वो नीचे की तरफ प्रेजेंट होंगे एज कंपेयर टू, ये देखिए यहां ऐसे प्रेजेंट होंगे डीएनए। नीचे की तरफ प्रेजेंट है, यहां नीचे की तरफ प्रेजेंट है इस एरिया में, और दोनों ही में क्या है, N15 है, नीचे की तरफ प्रेजेंट है। ऊपर वाले टेस्ट ट्यूब के हिस्से में नहीं प्रेजेंट है बल्कि नीचे के हिस्से में, क्योंकि दोनों ही डीएनए में N15 है। फिर आप क्या करेंगे, ई कोलाई को जो अभी तक N15 में था N14 NH4Cl में ट्रांसफर कर देंगे। इसका मतलब ये है कि ई कोलाई की जो कॉलोनीज अभी तक इसमें ग्रो कर रही थी NH4Cl, N15 कंटेनिंग NH4Cl, उस ई कोलाई की कॉलोनी को आप
दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र कर देंगे जिसमें नाइट्रोजन जो है वो N14 है, यानी कि अब नाइट्रोजन का जो सोर्स होगा वो N14 का होगा, उस मीडियम में आप ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर 20 मिनट तक फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स यू हैव टू वेट, बिकॉज ड्यूरिंग दैट पीरियड द DNA विल रेप्लिकेट अगेन। DNA का रेप्लिकेशन होगा, उसके लिए कितना टाइम लगता है? 20 मिनट्स। और 20 मिनट्स के बाद फिर से जितनी भी इकोलाई कॉलोनीज आई हैं इनके DNA को एक्सट्रैक्ट करना है, सीसियम क्लोराइड में आपको उसको डालना है और उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। तो आप ये देखेंगे कि एक DNA तो उनका जो है N15 वाला ही होगा जो कि पुराना DNA है, लेकिन अब जो नया DNA बनेगा वो DNA जो है वो अब N15 उसमें प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि सोर्स में अब N15 प्रेजेंट नहीं है। अब जो NH4Cl है उसमें जो N है वो नॉर्मल N है और वो नॉर्मल N है N14, N15 नहीं है। तो जो नया DNA जो भी बनेगा उसमें क्या होगा? N14 होगा और N15 नहीं होगा। ये देखिए, ये N15 है पुराना वाला और ये N14 है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले दो DNA के स्ट्रैंड थे और दोनों में ही N15 था। पहले ये सेपरेट होते हैं and both of them will act as a template for the synthesis of new DNA strand। कहने का मतलब ये है, सेपरेट होने के बाद जैसे मान लीजिए ये ऐसे सेपरेट हुए, ऐसे सेपरेट हो गया पहले N15, और एक का 5 एंड है, एक का 3 एंड है, एक का 3 एंड है, एक का 5 एंड। अब जो नया DNA यहाँ बनेगा, इस स्ट्रैंड की वजह से एक नया DNA बनेगा और इस स्ट्रैंड की वजह से एक नया DNA बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कहने का मतलब ये है कि एक DNA स्ट्रैंड जो पुराना वाला है वो नए DNA स्ट्रैंड को बनाता है, वो एक टेम्पलेट की तरह रहता है और नया DNA उस बेस पे बनता है। तो ये जो नया DNA बना है जो येलो से रिप्रेजेंट है, ये बट नेचुरल इसमें N14 होगा, N15 नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अब मीडियम में N15 प्रेजेंट नहीं है, मीडियम बदल दी गई है। NH4Cl में अब जो N है वो N14 है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद आप ये देखेंगे कि पहले जो DNA यहाँ पे प्रेजेंट था, अब इसकी डेंसिटी थोड़ी कम हो गई। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं आप DNA दो चेन्स का बना होता है, एक N14 आ गया, पहले वाला तो N15 था ही, एक N14 भी आ गया, तो डेंसिटी जो है वो अब घट के इधर की तरफ आ गई, यानी कि ऊपर की तरफ आ गई। पहले देखिए जो यहाँ पे था अब वो ये इस तरफ खिसक गया है, यानी कि डेंसिटी कम हुई है। अच्छा, इसके बाद अगले 20 मिनट के बाद जब आप देखेंगे तो सिचुएशन कुछ और होगी। अगले 20 मिनट में आप देखेंगे तो नेक्स्ट 20 मिनट्स में आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि एक तो ये N15 वाला रहेगा ही स्ट्रैंड, ये वाला, इसके बगल में जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? N14, यानी कि ये हाइब्रिड है N14 और N15 का मिक्सचर। ठीक इसी तरह पहले ये दोनों सेपरेट होंगे, तो ये पर्पल जो आप DNA स्ट्रैंड देख रहे हैं, इसके जस्ट बगल में जो DNA नया बनेगा वो येलो रंग का बनेगा, यानी कि N14 कंटेनिंग DNA, इसलिए हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। लेकिन जब येलो वाला सेपरेट होगा तो उसके बगल में जो नया DNA बनेगा वो N14 कंटेनिंग ही DNA होगा। तो यही वजह है हम जो नया DNA बनाएंगे यहाँ पे येलो कलर से, ये येलो कलर वाला DNA सेपरेट हुआ है, अलग हुआ है, इसके जो बगल में जो DNA बनेगा वो भी N14 होगा, इसीलिए हमने N14 से इसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक इसी तरह यहाँ भी
ये पर्पल और येलो वाला पहले डीएनए अलग होगा, रेप्लिकेशन से पहले डीएनए अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो जब सेपरेट होगा तो पर्पल कलर के बगल में जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा वो N14 कंटेनिंग डीएनए स्ट्रैंड होगा, और इसीलिए उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे येलो कलर से। तो पहले देखिए करके देखते हैं। ये देखिए पुराना वाला डीएनए है, जो नया वाला डीएनए बना इसके अगेंस्ट वो N14 कंटेनिंग डीएनए है, उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। ये भी हाइब्रिड होगा। लेकिन जब ये सेपरेट होगा तो येलो वाला डीएनए भी सेपरेट होगा, अलग होगा, और उसके अगेंस्ट भी एक नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा। तो वो जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा वो येलो ही कलर का होगा, क्योंकि अब जो डीएनए है उसमें N14 है और N15 नहीं है। तो ये आप देखिए यहाँ पे N14, यहाँ भी N14, ठीक इसी तरह से यहाँ N15 और यहाँ N14, यहाँ पे दोनों ही N14 है, N14। ये हाइब्रिड पहले वाला जो बना था एक N15 है और दूसरा वाला क्या है, N14 है। ये वाला N14 है, ये N14 है, आप देख रहे हैं। तो इसको जब हम सेपरेट शो करेंगे टेस्ट ट्यूब में तो दो एरिया शो होगी। एक तो हाइब्रिड वाली जो बनी रही है, यानी कि इन दोनों की वजह से, फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ये थर्ड केस है, ये फोर्थ केस है। तो फर्स्ट केस और थर्ड केस की वजह से तो हाइब्रिड शो हो रहा है, जैसे कि ये और ये। लेकिन दो ऐसे डीएनए हैं जो कि पूरी तरह से N14 कंटेनिंग डीएनए आप दे सकते हैं, सेकंड वाला और फोर्थ वाला। तो इसको जब शो करेंगे तो हम ये ऊपर की तरफ, क्योंकि ये ज़्यादा इनकी डेंसिटी और कम होगी क्योंकि इनमें तो N14 है, तो इसको इसीलिए ऊपर शो करेंगे। ये तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हाइब्रिड डीएनए शो कर रहा है N14 और N15, सॉरी N15 को पर्पल कलर से, N15 एंड N14 ऐसे। और इसको जब शो करेंगे ऊपर जो की तरफ आया है, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, इसमें तो सिर्फ N14 है, तो इसको हम येलो कलर से N14 और N14 लिखेंगे ऐसे। जब ऐसा देखा गया कि टेस्ट ट्यूब में दो स्ट्रैंड्स आ गए, इधर N14 और इधर N15, तो इससे ये प्रूव हो गया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर है, यानी कि एक पुराना स्ट्रैंड पहले का होता है और एक नया स्ट्रैंड बनता है। यानी पुराना स्ट्रैंड जो होता है इट सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। कहने का मतलब ये है कि जैसे पुराने वाले स्ट्रैंड में मान लीजिए कुछ बेसिस ऐसे लिखे हुए हैं, पुराने वाले स्ट्रैंड में बेसिस ऐसे लिखे हैं, ये 5 और 3 का डीएनए, मान लीजिए A T G C C T। तो जो नया वाला स्ट्रैंड बनेगा उसका ओरिएंटेशन भी अलग होगा, ये 5 एंड होगा और ये 3 एंड होगा। ये 3 एंड है तो इधर वाला 5, ये 5 एंड है तो इधर वाला 3। और साथ में ये अगर ऊपर वाले में A है तो नीचे वाले में सॉरी ऊपर वाले में T है तो नीचे वाले में A, ऊपर वाले में C है तो नीचे वाले में G, ऊपर वाले में C है तो नीचे वाले में G, ऊपर वाले में G है तो नीचे वाले में C, ऊपर वाले में T है तो नीचे वाले में A, ऊपर वाले में A है तो नीचे वाले में T। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है बेस पेयरिंग रूल्स का फॉलो होना। हमने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर अप होता है और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर अप होता है। तो ये बेस पेयरिंग रूल्स यहाँ भी वैलिड होंगे। जब एक पुराना स्ट्रैंड रहता है तो उसके साथ जो नया स्ट्रैंड बनता है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। पुराना वाला स्ट्रैंड इट एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, और न्यू स्ट्रैंड जो होगा उसका हमेशा
कॉम्प्लीमेंट्री होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेल। रीड इट फ्रॉम योर बुक ऑल्सो and then it will be clear. Even if you don't understand the topic, I can explain you another time also. Thank you and have a very nice day.